हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मित्र एजुकेशन हब। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं और हमारे जो चैप्टर का नेम है वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है ये। आप सभी को जो है कंप्लीट वीडियो देखना है और इसका जो पीडीएफ है वो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया है। आई होप कि आप सभी ने नोट्स जो है प्रिपेयर कर लिए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा जो है चैप्टर्स के नेम से ही हमको पता लग रहा है कि हमारे जो एवरीडे की जो लाइफ होती है, जो डेली लाइफ होती है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कुछ केमिकल्स को यूज़ लेते हैं। ठीक है, तो केमिकल्स वो सारे के सारे जो भी यूज़ आ रहे हैं वो सारे के सारे हमारे जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो देखो सबसे पहले हमको यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन बताया हुआ है। बेसिकली इंट्रोडक्शन में क्या बताया हुआ है कि बहुत सारे केमिकल्स को हम डेली लाइफ में यूज़ लेते हैं, लाइक एज सोप यूज़ लेते हैं, हम डिटर्जेंट्स यूज़ लेते हैं। ठीक है, क्लोथ्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें केमिकल्स का यूज़ होता है। देखिए जैसे कि द केमिकल आर यूज्ड इन सीमेंट फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन। ठीक है, केमिकल्स यूज़ होते हैं सीमेंट में। ठीक है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल एपरेटस होते हैं, इन सभी में जो है केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। ठीक इसी तरीके से हम बहुत सारी मेडिसिन, ठीक है, लेते हैं। तो मेडिसिन में भी क्या होता है, मेडिसिन विच आर आल्सो अ पार्ट ऑफ केमिकल। ठीक है, इनमें भी क्या होता है, काफ़ी सारे केमिकल से मिलकर के ये बनी होती है। इसी तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें जो है खाते हैं, उनमें क्या होता है, कुछ सोर टेस्ट आता है, किसी में स्वीट टेस्ट आता है। सोर मीन्स खट्टा। ठीक है, तो ये भी सारे के सारे क्या होते हैं, आपके केमिकल्स होते हैं। इसी तरीके से फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, मीन्स जो हमारा खाना होता है, ठीक है, बहुत सारी खाने की चीज़ें होती हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे हम केमिकल्स को यूज़ लेते हैं। तो हर जगह पर हमारी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं जो है केमिकल्स का यूज़ आ रहा है। ठीक है, तो केमिस्ट्री से रिलेटेड हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, और वैसे हमारी सिलेबस का 5th चैप्टर है। ठीक है, तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको जो है एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। देखिए ये सारे के सारे जो होते हैं ना, ये केमिकल्स ही होते हैं आपके, कहीं ना कहीं यहाँ पे इनको केमिकल्स ही बोला जाएगा, एसिड बेस और सॉल्ट को। अब देखिए एसिड बेसिकली होता क्या है, एसिड आपके क्या होते हैं वो सारे के सारे सब्सटेंस जो कि खट्टे होते हैं स्वाद में। ठीक है, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, जो सारे के सारे सब्सटेंस क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। अब देखिए हम इनको जो है टेस्ट करके तो नहीं, मतलब कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। ठीक है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग और हार्मफुल, तो हम उनको नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते। तो उनको इसी वजह से हम क्या करते हैं, उसके लिए कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और इसके लिए हम क्या यूज़ लेते हैं, लिटमस पेपर यूज़ लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि जितने भी हमारे सब्सटेंसेस होते हैं वो सारे के सारे जो भी सोर होते हैं टेस्ट में, उनको हम क्या बोलते हैं, एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या बताया हुआ है, इट इज़ फाउंड एज एसिटिक एसिड इन विनेगर। ठीक है, अब देखो कुछ एसिड्स के नाम बताए हुए हैं हमारे पास। जैसे आपका विनेगर हो गया। ठीक है, विनेगर में कौन सा एसिड होता है, आपका एसिटिक एसिड होता है। नेक्स्ट देखिए टार्टरिक एसिड होता है किसमें, टैमरिंड में। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो ऑरेंज होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, आपका ऑरेंज में जो है एस्कॉर्बिक एसिड जो है पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है ऑरेंज में। ठीक है, O फॉर ऑरेंज हो गया। ऐसे ही आपके पास जो विनेगर है, विनेगर का आपको याद रखना है कि इसके अंदर कौन सा एसिड मिलता है, इसमें हमारा एसिटिक एसिड मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से टैमरिंड हो गई, उसमें टार्टरिक एसिड मिलता है। ठीक है, ऐसे ही एक आपका फॉर्मिक एसिड पूछा जाता है, जो रेड एंट होती है ना, ठीक है, उसमें जो है फॉर्मिक एसिड जो है आपका पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारे स्टमक में होता है। ठीक है, स्टमक में जो भी प्रिपरेशन होता है ना, जो भी प्रिपेयर होता है वो कौन सा होता है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, अब देखिए अब आपको एक चीज़ याद रखनी है एसिड और बेस में। ठीक है, एसिड और बेस, देखो बेस क्या होता है, बेस आपको याद रखना है, बेस जो है वो ब्लू में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करता है, किसको, रेड को। ठीक है, रेड को किस में कन्वर्ट करेगा, ब्लू लिटमस में। और एसिड क्या करेगा, एसिड आपका ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लिटमस पेपर क्या होता है, एक तरह का इंडिकेटर होते हैं लिटमस पेपर, मीन्स जो कि इंडिकेशन दिखाते हैं कि हम पता कर सकते हैं कि कौन सा हमारा एसिड है और कौन सा हमारा बेस है। तो देखो क्या बताया हो यहाँ पे, द इनिशियल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड इज दैट इट कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ठीक है, ये क्या करता है, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। और साथ ही साथ क्या करते हैं, ये H+ आयन हमको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, और इनकी जो पीएच होती है वो क्या होती है, 7 से कम होती है। ठीक है, ये पीएच क्या होती है, ये पीएच का हम एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम जो है पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो बेस क्या होते हैं, जो भी टेस्ट में बिटर होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेस कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, सोप बनाते हैं ना, सोप और डिटर्जेंट का फॉर्मेशन करते हैं। तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपके बेस होते हैं। और मैंने आपको बेस के बारे में क्या बताया कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। याद रखने का तरीका आपको बता दिया, बी फॉर बेस, और बेस क्या करता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ब्लू में किसे कन्वर्ट करेगा, रेड लिटमस को करेगा। ठीक है, अब देखिए जितने भी आपके एसिड और बेस होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर के अंदर सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, वाटर के अंदर क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं। एक चीज़ आपको याद रखनी है, कौन से डाइल्यूट
डाइल्यूट होते हैं और कौन से क्या होते हैं कंसनट्रेटेड। देखो डाइल्यूट का मतलब वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है। आपके पास सपोज कीजिए वाटर दिया हुआ है और आपने वाटर के अंदर किसको मिला दिया, HCl को मिला दिया, तो आप उसको क्या बोलोगे कि ये डाइल्यूट HCl हो गया, ठीक है, डाइल्यूट एसिड हो गया। और यदि आपके पास एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है, एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है और वाटर की क्वांटिटी क्या है आपके पास कम है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे उसको, वो क्या होते हैं कंसनट्रेटेड होते हैं, ठीक है। जैसे कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है, कंसनट्रेटेड HCl होता है, उनमें मीन्स वाटर का जो क्वांटिटी होता है बहुत कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सॉल्ट क्या होते हैं, जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन करा देते हैं ना तो हमारे पास क्या बन जाते हैं, सॉल्ट बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास एक एसिड दिया हुआ है HCl और हमारे पास एक बेस दिया हुआ है NaOH, ठीक है। ये रिएक्शन आपको ऑलरेडी 9th में मैंने पढ़ाई हुई है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, ये हमारा एसिड है और ये हमारा क्या है, बेस है। जब हम इनकी रिएक्शन करा देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है। और NaCl क्या है, एक सॉल्ट है और हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल भी यहाँ पे बनता है। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको बोला जाता है। तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई हुई है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसी रिएक्शन मानी जाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक मीन्स इसके अंदर जो है हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, हीट का कुछ कंटेंट जो होता है वो इसमें निकलता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास नीचे कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी अंडरलाइन पार्ट आपको दिया जा रहा है वो आपको क्या करना है, अपने नोट्स में प्रिपेयर करना है। अब देखो क्या बताया हुआ है, हमारे पास यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होंगे ना तो सॉल्ट भी कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस न्यूट्रल बनेगा, ठीक है। यदि आपके पास दोनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग है तो कैसा सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल बनेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखो यदि हमारे पास एसिड कैसा दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है, तो जो चीज़ स्ट्रांग होएगी ना वैसा ही उसका क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। ये चीज़ आप एक बार समझ लीजिए। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, हमारे पास HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड की यदि वीक बेस से आप रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास सॉल्ट किस तरीके का बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। तो मैंने आपको क्या बताया, कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है आपको, कि इस जैसा आपका एसिड है ना, मीन्स जो चीज़ स्ट्रॉन्ग है उसी के जैसा ही क्या बनेगा, आपका सॉल्ट बनेगा। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कैसा कैसा सॉल्ट बना, एसिडिक सॉल्ट बना, ठीक है। ऐसे ही आपके पास दूसरा एग्जांपल क्या दिया हुआ है कि जो एक CH3COOH होता है वो क्या होता है, एक वीक एसिड होता है, और NaOH की आप इससे रिएक्शन करा देंगे जो कि क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो मैंने क्या बोला आपको कि जिस तरीके का जो चीज़ स्ट्रॉन्ग है उसी तरीके का क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस है, तो सॉल्ट कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH3COONA, और साथ ही साथ आपका जो यहाँ पे H2 है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है। देखो CH3COONA यहाँ पे जुड़ गया और यहाँ पे आप HCl को काट के क्या लिख दोगे, H2O लिख दोगे, क्योंकि रिएक्शन में H2O बन रहा है ना। देखो यहाँ पे भी H2O बन रहा है और यहाँ पे आपका क्या हो गया, NH4Cl, और यहाँ पर भी आपका H2O बन रहा है। समझ आ गया सबको। तो अब देखो नेक्स्ट आपको क्या दिखाया हुआ है, नेक्स्ट आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट का, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको Na2CO3 क्रिस्टलाइजेशन में, ठीक है, Na2CO3। अब देखो ये क्या होता है, देखो बेसिकली क्या होता है कि जो द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच विद द यूनिट फार्मूला ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। देखो जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल साथ में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं ना, ठीक है, एक पर्टिकुलर फार्मूले के साथ में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस सॉल्ट को हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक Na2CO3.10H2O, तो ये क्रिस्टलाइजेशन को जो है शो करता है, ठीक है। जैसे आपको क्या बताया हुआ है यहाँ पे, हेयर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट, ठीक है। तो ऐसे ही आपको देखो नीचे दो एग्जाम्पल और बताए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल आपको क्या बताया हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है आपका, POP होती है, उसका जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है, CaSO4.12H2O, ठीक है। तो ये हाफ H2O क्या दिखा रहा है, क्रिस्टलाइजेशन को दिखा रहा है, ठीक है। हाफ H2O इसको दिखा रहा है आपका वाटर के क्रिस्टलाइजेशन को। देखो यहाँ पे आपको जो बताया ना, मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि आप इसको क्या बोलोगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ऐसे ही आपके पास एक एलम का एग्जांपल है, ये भी आपको याद रखना है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। K2SO4 Al2SO4 का होल 3.24H2O, ठीक है। यहाँ पे 24 मॉलिक्यूल्स हैं जो कि वाटर के क्रिस्टलाइजेशन को दिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन साइंटिस्ट ने क्या बताया, उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग थ्योरीज दी कि एसिड और बेस की हम किस तरीके से पहचान कर सकते हैं, ठीक है। एसिड और बेस को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एक आरेनियस नाम के साइंटिस्ट आए थे और उन्होंने क्या बताया था, 1887 में उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी, डिफाइन किया था एसिड और बेस को, ठीक है। क्या डेफिनेशन दी थी, देखो डेफिनेशन आपके सामने है, एक बार देखिए क्या बोल रहा है, द सब्सटेंसेज विच गिव H+ आयन ऑन हाइड्रोलिसिस इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड, ठीक है।
वो सब्सटेंसेस जो कि आपको H+ आयन देते हैं, कब? हाइड्रोलिसिस पे, एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोलिसिस कराने पर। एक्वस सॉल्यूशन मीन्स जब आप इसको वाटर में घोलोगे ना, सपोज एज आपके पास HCl दिया हुआ है, ठीक है, HCl को आपने वाटर के अंदर घोला, तो ये एक्वस सॉल्यूशन लिखना आपको बहुत जरूरी है इस डेफिनेशन के अंदर। तो जैसे ही आप HCl को क्या करोगे, वाटर में घोलोगे, तो आपको H+ आयन मिलेगा और Cl- आयन मिलेगा, ठीक है। तो आपको H+ आयन इसने दे दिया, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, एसिड्स होंगे, और वो सारे सब्सटेंस जिनको आप वाटर के अंदर डिजोल्व करोगे, ठीक है, उनका हाइड्रोलिसिस कराओगे, एक्वस सॉल्यूशन आपका बन जाएगा। और अगर उन्होंने OH- आयन दे दिया तो आप उनको क्या बोलोगे, उनको आप क्या बोलोगे, बेस बोलोगे, ठीक है। आरएनियस ने दिया था इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, और आरएनियस एसिड और आरएनियस बेस। तो आपको देखो कुछ एग्जांपल्स याद रखने हैं, ठीक है। एक आपके पास HCl का मैंने बता दिया, एक आपका नाइट्रिक एसिड का याद रखना है। नाइट्रिक एसिड भी क्या करता है, आपको H+ दे देता है और प्लस में NO3- एक आयन आपको दे देता है। इसी तरीके से आपको किसका याद रखना है, एसिटिक एसिड का, ठीक है। एसिटिक एसिड क्या होता है आपका, H+ देगा और साथ ही साथ क्या देगा, CH3COO- देगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एक्वस लिखा हुआ है ना, AQ लिखा हुआ है ब्रैकेट में, देखो सबके अंदर AQ लिखा हुआ है, तो वो यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि आपने इसको वाटर के अंदर क्या किया है, डिजोल्व किया है। समझ आ गया सब बच्चों को? आई होप कि सभी बच्चे जो हैं प्रॉपर वीडियो को देख रहे हैं, और आई होप कि सभी बच्चों को जो है समझ आ रहा है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा एक बार समझिए, वीडियो को बैक करके देख लीजिए, ठीक है। आप एक बार देखेंगे वीडियो को, 2 बार देखेंगे, आपको डेफिनेटली सब चीज़ें जो है समझ आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। अब देखो ये जो H+ आयन होता है ना, ये H+ आयन क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये क्या करता है, H2O के साथ में क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। देखो H+ आयन को यदि H2O के साथ में रिएक्शन करा दोगे तो क्या बन जाएगा, आपका हाइड्रोनियम आयन आपका फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, दीज आर ऑल एसिड बिकॉज दे गिव H+ आयन। यहाँ पे सारे एसिड्स है, क्यों? क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन आपको दे रहे हैं। अब यहाँ पे आपका एक फ्री प्रोटोन है जिसको हमने क्या बोला है, H+ बोला है, और ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए ये क्या करता है, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। किसके साथ कंबाइन होकर, वाटर के साथ में कंबाइन होकर। तो ये आपका हाइड्रोनियम आयन जो है वाटर के साथ में कंबाइन हो गया, और क्या हो गया, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया। अब देखो एक चीज़ और समझ लो कि कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और कौन से स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि वो सारे एसिड्स जो कि एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज हो रहे हैं, ठीक है, वो सारे एसिड जो कंप्लीटली क्या हो रहे हैं, आपके एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइज हो रहे हैं, उनको आप क्या बोलोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। और वो सारे एसिड जो कि आपके एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो रहे हैं, ठीक है, कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो रहे हैं, उनको आप क्या बोलोगे, उनको आप क्या बोलोगे, वीक वीक एसिड बोलोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास देखो यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपके क्या हैं, जैसे ये देखिए आपके पास HCl HNO3 और H2SO4, ये तीनों क्या होते हैं आपके, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने SA से डिनोट कर दिया, ठीक है। और जो आपका CH3COOH मीन्स एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड, ये दोनों क्या होते हैं, आपके वीक एसिड होते हैं, ठीक है। तो नीचे आपको यही बताया हुआ है कि देखिए आपका जो HCl और HNO3 H2SO4 क्या है, आपके आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है, और CH3COOH और H2CO3 क्या है, आपके वीक है, ठीक है। अब देखो ऐसे ही आपके बेस के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। बेस क्या करेगा, आपका एक्वस सॉल्यूशन में आपको OH- प्रोवाइड करेगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस जो कि आपको OH- प्रोवाइड कर रहा है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस जो आपको क्या कर रहा है, OH- प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आपको स्ट्रॉन्ग बेस की डेफिनेशन याद रखनी है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है आपका, स्ट्रॉन्ग बेस वो बेस होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है, कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, हम स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको KOH याद रखना है और NaOH याद रखना है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ऐसे ही वीक बेस क्या होगा, वो बेस जो कि आपका एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे वीक बेस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल NH4OH हो गया, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, MgOH का Hol2 हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। अब देखो क्या होता है बेसिकली, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता था हमारे पास, जब हम HCl की NaOH से रिएक्शन कराते थे तो हमारे पास NaCl बनता था और H2O, ठीक है। तो H+ और OH- आयन क्या हो जाते हैं, साथ में कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं, ठीक है। और ये एक तरीके की ऐसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक होती है। इसके अंदर क्या होता है, आपका हीट का जो है निकलना, ठीक है, एक्सोथर्मिक हीट आपकी क्या होती है, यहाँ पे लिबरेट होती है। समझ आ गया सबको? तो ये था हमारा आरएनएस का कंसेप्ट, ठीक है। अब देखो आरएनएस का कंसेप्ट केवल है ना उन्हीं एसिड और बेस
पर जो है आपका लागू होता है, जो जिनके पास H+ और OH- आयन होते हैं, ठीक है। एसिड के लिए तो H+ होगा और बेस के लिए क्या होगा, OH- आयन होगा। लेकिन ये उनके लिए कंप्लीटली फॉलो नहीं करता रूल जिनके पास H+ आयन नहीं है या OH- आयन नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए जो है एक नई थ्योरी आई थी और उस थ्योरी के बारे में जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को आप कंप्लीटली देख लीजिए और साथ ही साथ आप सभी बच्चों को जो है वीडियोस को लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। आप जो भी वीडियो देखते हैं आप उसको लाइक ज़रूर कीजिए, और जिन भी बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनको बहुत बहुत थैंक यू, और जिन्होंने भी नहीं किया है वो एक बार मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि जिनको भी रिक्वायरमेंट है उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज़।